जय हिंद छात्रों। बिहार बोर्ड में टॉपर रैंक देने वाले सुपर साइंस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। तो आज हम लोग जानने वाले हैं थेल्स के प्रमेय का विलोम। तो देखिए थेल्स के प्रमेय का विलोम क्या दिया गया कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है। तो इसे याद करने का तरीका क्या है, आप माइंड में कैसे याद कर सकते हैं? तो देखिए आप इसको माइंड में ऐसे याद करेंगे। हमने थेल्स के प्रमेय के विलोम में अभी ये देखा कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वो रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। यानी कि देखिए यदि एक रेखा, पहले एक त्रिभुज हो गया और एक रेखा हो गया, तो मान लीजिए कि आपको इस थ्योरम को बोलना है ना, तो इस ट्रिक से बोल सकते हैं कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वे रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। एक बार फिर से कैसे बोले हम ऐसे बोले हैं, यदि एक रेखा, पहले को त्रिभुज बना लेना है और एक रेखा, तो यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को आगे बढ़ करके दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वे रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। एक बार फिर से चलते हैं, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वे रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। यानी कि थेल्स के प्रमेय में समानांतर दिया गया था, जो हम लोग प्रमेय 6.1 को सिद्ध किए थे, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो थेल्स के प्रमेय में दिया गया था कि समानांतर है और अनुपात सिद्ध करना है। थेल्स के विलोम में दिया गया है कि यदि किसी त्रिभुज में अगर ये एक ही अनुपात में हो तो क्या ये समानांतर होती है, ये सिद्ध करना है। ये थेल्स का विलोम है। तो देखिए थेल्स के विलोम में आप अब यहाँ पर देख सकते हैं जो हम बनाए हुए हैं। यहाँ पर क्या है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है। यानी जो एक रेखा है वो किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को क्या कर रहा है, एक ही अनुपात में बांट रहा है, तो वो जो रेखा है वो तीसरी भुजा के समानांतर होगा कि नहीं, इसको प्रूव करना है। तो देखिए इसके लिए हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एगो त्रिभुज ABC है। क्या दिया हुआ है? त्रिभुज ABC। लिखेंगे कि दिया गया है, क्या दिया गया है बताइए आप? दिया गया है क्या दिया गया है? तो ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है। और इस त्रिभुज में हम आपको हमेशा कहते हैं कि जो प्रमेय के फर्स्ट में कहता है वो दिया गया है। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, हाँ ये दिया गया है, एक ही अनुपात में विभाजित करें, मतलब क्या, इसका AD बटा में DB बराबर AE बटा में EC, ये दिया गया कि ये एक ही अनुपात में विभाजित करता है। यानी AD बटा में DB बराबर AE बटा में EC है, एक ही अनुपात में विभाजित करें तो बताइए कि वह तीसरी भुजा के समानांतर होगी। लास्ट में क्या सिद्ध करना है? समांतर। यानी कि हमको समांतर सिद्ध करना है। दिया गया कि ABC त्रिभुज है जिसमें भुजा का एक ही अनुपात है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि वो समानांतर होती है। कौन समानांतर होती है? तो BC DE के समानांतर, BC समानांतर DE हमें सिद्ध करना है। तो हम लोग अब यहाँ से एक रचना कर लेंगे। क्या करेंगे? रचना करने के लिए आप जानते हैं कि देखिए इसमें रचना ऐसे करते हैं, जो BC है ना वो किसके समानांतर है? DE के। ये हमें सिद्ध करना है, कि BC किसके समानांतर है? DE के। देखिए हम थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक कर दिए, यहाँ पर क्या रहेगा? DE, यहाँ पर क्या रहेगा? DE। तब BC समानांतर किसके है? DE के। तो जब BC DE के समानांतर है, ये सिद्ध करना है, तो हम लोग रचना में एक काम करेंगे, कि माना कि BC DE के समानांतर नहीं है, तो अब BC के समानांतर हम कोई दूसरा ले लेंगे, D ऑफ। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि BC के समानांतर कौन है? DE है, लेकिन हम लोग उसके विपरीत मानेंगे। माना कि BC DE के समानांतर नहीं है, तो हम लोग BC के समानांतर DF एक रेखा खींचा। जैसे आप वो सिद्ध कर रहे थे कि सिद्ध करें कि √3 अपरिमेय संख्या है, तो उसमें क्या था कि मान रहे थे कि माना कि √3
परिमेय संख्या है उसके उल्टा मान के सिद्ध कर रहे थे, वैसे ही यहाँ पर भी इसको उल्टा मानना है कि माना कि BC जो है DE के समानांतर नहीं है, तो BC समानांतर क्या खींचा, DF। उस बात को लिखना है रचना में कि माना कि BC DE के समानांतर नहीं है, BC DE के समानांतर नहीं है, तब BC समानांतर DF खींचा, BC समानांतर DF खींचा। हम लोग यहाँ अपने से रचना क्या की कि BC के समानांतर में DF रचना किए हैं। मान लिए कि BC DE के समानांतर नहीं है, तो हम लोग रचना में क्या माने कि BC जो है DF के समानांतर है, ये मान लिए। अब देखिए प्रमाण में चलते हैं। प्रमाण में इसको ऐसे बनाएंगे, हम जानते हैं कि जो BC है वो DF के समानांतर है रचना से। रचना में हम लोग BC किसके समानांतर माने हैं, DF के। रचना से BC किसके समानांतर माने हैं, DF के। BC को समानांतर माने हैं DF के। BC को समानांतर माने हैं DF के। तो जब DF के समानांतर मान लिए तो बताइए क्या होगा, थेल्स के प्रमेय से। थेल्स के प्रमेय क्या कहता है, थेल्स का प्रमेय कहता है कि जब एक भुजा दूसरी भुजा के समानांतर हो तो उसका अनुपात होता है बराबर AD बटा में DB और AF बटा में FC। हम लोग यहाँ रचना में क्या माने, रचना से BC पैरेलल DF मान लिए, BC पैरेलल क्या मान लिए, DF। तब BC जब DF के पैरेलल है तो थेल्स के अनुसार क्या होगा, AD बटा में DB और AF बटा में FC। तो थेल्स के प्रमेय से AD बटा में DB बराबर AF बटा में FC। समीकरण नंबर फर्स्ट, AD बटा में DB और AF बटा में FC, समीकरण नंबर 1। अब जब इतना रचना से हम लोग देख लिए, रचना में हम लोग देखे कि BC जो है DF के समानांतर हम लोग मान लिए, तो थेल्स के प्रमेय से जो है ना इसके अकॉर्डिंग ये अनुपात होगा। परंतु दिया है, परंतु क्या दिया गया है, तो दिया गया है, क्या दिया गया, देखिए यहाँ पर AD बटा में DB और AE बटा में AC। AD बटा में DB बराबर AE बटा में EC। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को हम लोग तुलना करेंगे। क्या करेंगे, तुलना। तब फर्स्ट को सेकेंड को जब तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा बताइए, लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 को तुलना करने पर अगर इसे तुलना करेंगे तो AD बाई DB दोनों क्या हो जाएगा, तुलना हो गया, कंपेयर हो गया, समझिए कट गया, क्या बच गया, AF बटा में FC बराबर AE बटा में EC। तुलना करने पर ये बच गया। अब यहाँ पर देखिए, जब ये AF तुलना करने पर AF बटा में FC और AE बटा में EC आ गया, तो अब इसके बाद हम लोग यहाँ से लिखेंगे कि दोनों तरफ एक जोड़ने पर, एक क्यों जोड़ने पर, इसलिए कि एक जोड़ेंगे ना तो दोनों भुजा जो है ना आपस में जुट जाएगा, AF और FC जुट जाएगा। देखिए कैसे जुटेगा, अगर हम दोनों तरफ 1 जोड़ते हैं तो क्या होगा, तो 1 जोड़ने पर ये हो जाएगा AF बटा में FC प्लस 1, इधर भी 1 प्लस कर लिए, इधर भी AE बटा में EC प्लस 1। अब देखिए प्लस 1 करने पर क्या होगा, और प्लस 1 करेंगे तो इसके बटे में 1 छुपा हुआ है, इसका एलसीएम FC और 1 का एलसीएम, तो FC 1 का AF में गुणा तो AF एकम AF प्लस FC में 1 में गुणा तो FC बराबर AE में 1 में गुणा तो क्या हो जाएगा AE, EC में 1 में गुणा तो EC, इसका एलसीएम तो EC। अब देखिए हम जब 1 जोड़े हैं तो 1 जोड़ने का फायदा क्या हुआ, 1 जोड़ने का फायदा हुआ कि ये दोनों आपस में जोड़ा गया। अगर हम यहाँ पर 1 जोड़कर 1 न जोड़ करके कुछ दूसरा जोड़ते, 2 जोड़ते, 3 जोड़ते, तो यहाँ पर क्या होता, 2 जोड़ने पर 2 FC होता, ये वैल्यू चेंज हो जाता। इसीलिए वैल्यू चेंज ना हो इसके लिए हम 1 जोड़े हैं कि 1 जोड़ने पर AF और FC क्या हो रहा है, जोड़ा रहा है। अब बताइए आप AF और FC जोड़ने पर क्या बनेगा, तो डायग्राम में देखते हैं कि AF और FC जोड़ने पर क्या बनेगा, AF प्लस FC
ए एफ प्लस एफ सी बराबर ए सी, ए एफ प्लस एफ सी बराबर क्या बनेगा ए सी, ए एफ प्लस एफ सी बराबर क्या बनेगा ए सी। तो अगर इसको जोड़ेंगे हम लोग तो ए एफ प्लस एफ सी क्या बनेगा ए सी बटा में एफ सी बराबर। अब बताइए ए ई और ई सी जोड़ने पर क्या बनेगा ए ई प्लस ई सी। अगर हम ए ई को आई सी को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तो देखिए ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी बराबर क्या बनेगा ए सी, ए ई प्लस ई सी क्या बनेगा ए सी बनेगा। तो इसको हम लोग लिख देंगे ए सी, इसको जोड़ने पर क्या आ गया ये आ गया ए सी अब बटा में ई सी। अब बताइए दोनों तरफ क्या कटेगा, तो ए सी और ए सी कट जाएगा 1 बार में, तो ऊपर में बच गया 1 बाई एफ सी, इसमें 1 बाई ई सी। इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ई सी एकम क्या आएगा ई सी बराबर एफ सी एकम एफ सी। अब देखिए इसको हल करने के बाद ये यहाँ पर साबित हो रहा है कि ई सी जो है एफ सी के बराबर है। अब जरा आप इस डायग्राम में देखेंगे कि ई सी जो है एफ सी के बराबर है, जो ई सी है ई और सी वहाँ पर क्या था कि ई सी बराबर था एफ सी। अब बताइए कि ई सी एफ सी के बराबर है, ये ई सी यहाँ पर है और एफ सी यहाँ पर है, तो यहाँ पर तो एफ सी बड़ा है और ए सी छोटा है, और हल करने पर दोनों बराबर आया। तो हल करने पर बराबर आया, इसका मतलब ये हुआ कि ई सी और एफ सी बराबर तब होगा जब ई और एफ दोनों एक ही पॉइंट पर आ जाए। बात समझ रहे हैं। अब यहाँ पे ई सी है, यहाँ पे एफ सी है, तो ई सी और एफ सी बराबर कब होगा, ई सी और एफ सी बराबर कब होगा, एफ सी तो बड़ा है आप देख रहे हैं, आई सी छोटा है, तो ई सी और एफ सी बराबर कब होगा, जब एफ वाला को उठाकर ई रख देंगे ना तो ई सी एफ सी दोनों क्या हो जाएगा बराबर। तो ई सी और एफ सी बराबर होने के लिए ई और एफ को कहाँ होना चाहिए, एक ही बिंदु पर। तो हम इस बात को यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि यहाँ पर जब ई सी और एफ सी बराबर है तब ई सी और एफ सी को बराबर होने के लिए ई सी एफ सी बराबर होने के लिए ई और एफ को एक ही बिंदु पर होना चाहिए। ई सी आई एफ सी को बराबर होने के लिए क्या चाहिए, ई और एफ को एक ही बिंदु पर होना चाहिए। जब ई और एफ एक ही बिंदु पर होगा ना तभी वो दोनों क्या होगा बराबर। यानी ई और एफ एक ही बिंदु पर कब होगा, यानी कि जब ई वाला मान और एफ वाला मान दोनों आपस में हो जाए बराबर। आप यहाँ देख सकते हैं कि हम यही लिखे हैं कि ई सी और एफ सी को बराबर होने के लिए ई और एफ को कहाँ होना चाहिए बराबर, ई वाला के मान पर एफ वाला होना चाहिए। यानी ई किसके बराबर, एफ के बराबर, एफ को कहाँ होना चाहिए ई पर, ठीक। ई बराबर एफ, ई बराबर एफ बराबर होने के लिए ई होना चाहिए किसके बराबर, एफ के बराबर। तब रचना से अब बताइए कि हम लोग रचना में क्या मानकर हल कर रहे थे, तो रचना में हम लोग यही माने थे कि BC जो है ना DF के समानांतर है। BC किसके समानांतर है, DF के। तो रचना में हम लोग माने थे कि BC समानांतर किसके है, DF के। तो यहाँ पर लिखेंगे कि BC समानांतर किसके, DF के। रचना से BC किसके समानांतर, DF के हम लोग माने थे। तो BC समानांतर D। अब बताइए F किसके बराबर है, F बराबर है E के, तो F के मान पर क्या हो जाएगा E। हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि F जो है ना वो E के क्या है बराबर है, इसीलिए हम लोग F के मान पर क्या लिखे हैं E। तब BC पैरेलल क्या हो गया DE, यही जो है सिद्ध हो गया। हमें यही सिद्ध करना था कि ये जो BC और DE है समानांतर है कि नहीं। तो ये समानांतर सिद्ध हो चुका है। आप यहाँ पर जो सिद्ध करना था उसमें मिला सकते हैं कि वो चीज़ है कि नहीं। ये है ना BC पैरेलल DE। इस तरीके से हम लोग आज थेल्स के प्रमेय का विलोम एकदम हल कर लिए। और जानिए कि थेल्स के प्रमेय का विलोम, अगर थेल्स का प्रमेय और थेल्स के प्रमेय का विलोम अगर ईमानदारी पूर्वक आप रिवीजन कर लेते हैं तो आप 5 नंबर पाने के लिए, प्रमेय से 5 नंबर पाने के लिए एकदम निश्चिंत हो जाइए। क्योंकि जो रिवीजन कर लिया गारंटी के साथ वो एग्जाम में 100% बना कर आएगा, इतना हम वादा करते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम लोग मिलते हैं अब अगले क्लास में। आपको आज का क्लास कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय दें। चैनल को, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लोगों के पास वीडियो को ज़रूर भेजें
ताकि वो भी इस थेल्स के प्रमेय के विलोम को आसानी से समझ सके। धन्यवाद।